सोचिए एक ऐसे प्राचीन और बेहद गुप्त समाज की जो सदियों से लेजर बीम, एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप और जैविक हथियारों के रहस्यों को छिपा कर रख रहा है। और ये सब कहीं और नहीं बल्कि भारत में हो रहा है। सच में ये सुनकर एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट की याद आती है। बिल्कुल वही तो। लेकिन ये कोई हॉलीवुड की कहानी नहीं है। आज की इस गहरी चर्चा में हम बात करने वाले हैं भारत के इल्यूमिनाटी की, जिसे द 9 अननोन मैन कहा जाता है। जी, और हमारे पास जो स्रोत हैं आज वो भारतीय इतिहास और लोक कथाओं की गहराइयों से निकाले गए हैं। हाँ, जिनमें एक ऐसे अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली संगठन का जिक्र है जिसके पास इतना उन्नत ज्ञान था कि उसे आम दुनिया से छिपाना जरूरी समझा गया। तो आज हमारा मिशन इसी रहस्य की परतों को खोलना है। सही कहा। हम समझेंगे कि ये संगठन बना कैसे, वो कौन सी 9 रहस्यमयी किताबें हैं जिनकी ये लोग रक्षा करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये सब आज के इस इंटरनेट और एआई वाले दौर में इतना मायने क्यों रखता है। मतलब इन स्रोतों को पढ़ते हुए ना मुझे ये पूरी कहानी एक प्राचीन और अति गुप्त न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जैसी लगी। अच्छा, वो कैसे? जैसे आज आधुनिक दुनिया में परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के लिए संधियां होती है ना, ये वैसा ही है। बस यहाँ हथियारों की जगह बहुत ही एडवांस्ड ज्ञान को छिपाया गया था ताकि इंसान खुद अपनी सभ्यता को खत्म ना कर ले। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये तुलना बहुत सटीक है। मतलब ये केवल कोई मिथक या रहस्यमयी कहानी नहीं है, ये असल में ज्ञान और शक्ति के बीच के बैलेंस को दर्शाने वाला एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। हाँ, एक ऐसा विचार जो ये मानता है कि हर समाज या कह लें कि हर इंसान हर तरह के ज्ञान को संभालने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि अगर तकनीक का विकास इंसान की मॉरल या मानसिक समझ से तेज हो जाए तो वो विनाश का कारण बन सकता है। तो ये खौफनाक पॉसिबिलिटी सबसे पहले किसके दिमाग में आई? मतलब इस संगठन की नींव पड़ी कहाँ? इसके लिए हमें स्रोतों के अनुसार थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 273 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के काल में। सम्राट अशोक महान, इतिहास में तो उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, लेकिन यहाँ कहानी उस आघात पर टिकी है जिसने इस गुप्त समाज को जन्म दिया। मेरा मतलब है कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग का वो भीषण नरसंहार। स्रोत बताते हैं कि उस युद्ध में जो रक्तपात हुआ वो इतना भयानक था कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाप रे, 1 लाख! उस समय की आबादी के हिसाब से तो ये एक अकल्पनीय तबाही थी। कहा जाता है कि युद्ध भूमि के पास जो दया नदी बहती थी उसका पानी खून से लाल हो गया था। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। और इसी तबाही ने अशोक के मनोविज्ञान को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। वे अहिंसा और बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गए। हाँ, उन्हें शायद ये डर सताने लगा था कि अगर विज्ञान और तकनीक का ऐसे ही अनियंत्रित इस्तेमाल होता रहा तो भविष्य में मानवता खुद को ही मिटा देगी, है ना? बिल्कुल। कलिंग के मैदान में बिखरे शवों को देखकर उन्हें सिर्फ पछतावा नहीं हुआ था, उन्हें भविष्य की एक भयानक तस्वीर दिखी थी। उन्होंने समझ लिया था कि बुद्धि और विज्ञान जब जीत की भूख से जुड़ जाते हैं तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। पर एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा लॉजिकल गैप नजर आता है। मतलब एक राजा जिसने अभी अभी दुनिया जीतने की ताकत हासिल की है, जी, जिसके जिसके पास सबसे बेहतरीन रणनीतियां हैं, वो अचानक अपने सबसे शक्तिशाली ज्ञान को हमेशा के लिए छिपाने का फैसला कैसे ले सकता है? ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने डायनामाइट का आविष्कार किया और फिर तुरंत उसका फॉर्मूला जमीन में गाड़ दिया। हाँ, ताकि कोई और कभी बम ना बना सके। क्या एक शासक के लिए अपनी ही ताकत को इस तरह दफना देना कोई लॉजिकल कदम लगता है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है अशोक की दूरदृष्टि और इंसान की फितरत की उनकी गहरी समझ। अच्छा। वे जानते थे कि सत्ता में बैठे लोग हमेशा शांति नहीं चाहेंगे। आज वो दयालु हैं, कल कोई क्रूर तानाशाह भी तो आ सकता है। हाँ, ये तो है। पावर हाथ में आते ही लोग बदल जाते हैं। इसीलिए ज्ञान का गलत इस्तेमाल रोकने का उनका संकल्प इतना पक्का था कि उन्होंने 9 सबसे कुशाग्र और बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त समिति बनाई। इनका मकसद राज करना नहीं बल्कि रक्षक बनना था। मतलब हर एक व्यक्ति को एक खास वैज्ञानिक या दार्शनिक विषय दे दिया गया। उनका काम उस ज्ञान को विकसित करना था, लेकिन आम दुनिया से छिपा कर रखना था, जब तक कि हम इंसान उसे संभालने लायक न हो जाएं। एकदम सही। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्योंकि अगर अशोक इतना डर गए थे कि उन्हें एक पूरा सीक्रेट सोसाइटी बनाना पड़ा,
तो वो आखिर किस चीज से इतना डर रहे थे? इसका जवाब उन 9 रहस्यमय किताबों में है। स्रोत बताते हैं कि उन 9 लोगों में से हर एक के पास एक विशेष विषय की किताब थी। और जो पहली कुछ किताबें हैं ना, वो पूरी तरह से इंसान के शरीर और समाज को कंट्रोल करने के साइंस पर फोकस्ड हैं। मतलब पहली किताब ही प्रोपोगेंडा या मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में है। जी, बिना हथियार उठाए दुनिया पर राज करने का तरीका। ये सोचकर ही मेरा दिमाग चकरा जाता है। मतलब 2000 साल पहले लोग मास मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे। ये तो बिल्कुल आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स जैसा लगता है, जो चुपचाप स्क्रीन के पीछे बैठकर हमारे विचार बदल रहे हैं। प्रोपेगेंडा को पहली किताब का विषय रखना कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर आप बिना एक भी तीर चलाए दुश्मन का दिमाग हैक कर लें, तो युद्ध तो आप वैसे ही जीत गए। बिल्कुल। प्राचीन काल में इसे मनोयुद्ध कहा जा सकता है। किसी समाज के डर, उनकी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है, ये आज के डेटा माइनिंग और चुनाव को प्रभावित करने वाले कैंपेन्स की असल नींव है। अशोक समझ गए थे कि सबसे खतरनाक हथियार लोहे के नहीं, विचारों के होते हैं। कमाल है। और जब हम शरीर के कंट्रोल की बात करते हैं तो दूसरी किताब का जिक्र आता है, जो पूरी तरह से फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान पर है। इसमें नर्वस सिस्टम का इतना गहरा ज्ञान था कि टच ऑफ डेथ या स्पर्श से मृत्यु जैसी चीजें मुमकिन थी। हाँ, शरीर की ऊर्जा और दबाव बिंदुओं का पूरा विज्ञान। स्रोतों में तो ये भी दावा किया गया है कि कलारीपयट्टू जैसे जो प्राचीन मार्शल आर्ट्स हैं, वो शायद इसी गुप्त ज्ञान के लीक होने से बने थे, जहां बस एक उंगली के सही दबाव से जान बचाई भी जा सकती है और ली भी जा सकती है। शरीर विज्ञान की ये समझ नर्वस सिस्टम के बहुत ही डीप स्टडी को दर्शाती है। चीन में एक्यूपंक्चर या हमारे यहाँ भारत में मर्म चिकित्सा इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन अगर यही ज्ञान किसी हत्यारे के हाथ लग जाए तो वो व्यक्ति बिना कोई सुराग छोड़े सिर्फ एक खास नस पर दबाव डालकर किसी की जान ले सकता है। ये एक ऐसा अदृश्य हथियार है जिसका कोई इलाज नहीं है। बाप रे। और अदृश्य हथियार की बात तीसरी किताब पर और भी फिट बैठती है, जो कि माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में है। इसमें रोगाणुओं, वायरसेस और बायोलॉजिकल हथियारों का जिक्र है। महामारियों को रोकने के तरीके भी इसी में हैं। इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी के पास सदियों पहले ही आधुनिक महामारी नियंत्रण या सीडीसी का पूरा मैनुअल आ गया हो। और स्रोतों में एक बड़ी अजीब लेकिन दिलचस्प कहानी है गंगा जल को लेकर। जी, गंगा जल की शुद्धता का रहस्य। ये हिस्सा विज्ञान के नजरिए से बहुत ही रेलेवेंट है। आधुनिक विज्ञान ने गंगा जल में बैक्टीरियोफेज खोजे हैं। ये वो वायरस होते हैं ना जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जिससे पानी सड़ता नहीं है। अब लोक कथाएं ये मानती हैं कि इन 9 अज्ञात पुरुषों ने महामारियों को रोकने के लिए जानबूझकर इन बैक्टीरियोफेज को गंगा के उद्गम स्थलों पर मिला दिया था। वाह। अब ये मिथक है या सच, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इन तीनों किताबों प्रोपेगेंडा, शरीर विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी में एक साफ पैटर्न दिखता है। वो पैटर्न है कंट्रोल का। मन का कंट्रोल, शरीर का कंट्रोल और पूरे समाज का कंट्रोल। ये सब भौतिक युद्ध के बजाय अदृश्य युद्ध के तरीके हैं। तो अगर उन्होंने इंसान के मन और शरीर को कंट्रोल करना सीख लिया था, तो फिर आगे क्या? मतलब क्या उनका ज्ञान बस यहीं तक था? क्योंकि स्रोतों को देखें तो यहाँ से कहानी एकदम साइंस फिक्शन वाली दिशा में मुड़ जाती है। हाँ, शरीर और समाज के बाद वो सीधा भौतिकी और ब्रह्मांड की सीमाओं को चुनौती देने लगते हैं। और यहीं से हम उन तकनीकों की बात करते हैं जिन्हें आज का हमारा मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया है। अगली कुछ किताबें एडवांस साइंस और कॉस्मोलॉजी पर हैं। जैसे चौथी किताब जो कीमिया या धातु विज्ञान पर है। स्रोत बताते हैं कि जब अकाल पड़ा था तो इस गुप्त समाज ने तांबे को सोने में बदलकर देश की अर्थव्यवस्था को बचाया था। और फिर 5वीं किताब जो संचार यानी कम्युनिकेशन के बारे में है। हाँ, और ये कोई नॉर्मल सीक्रेट मैसेजिंग नहीं है। इसमें परग्रही जीवों मतलब एलियंस के साथ संपर्क और अंतरिक्ष संचार के सिद्धांत हैं। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान पर हमेशा से बहुत गहरा शोध रहा है, लेकिन एलियंस के साथ संपर्क करने के सिद्धांतों को एक किताब में लिखना ये दिखाता है कि वो लोग पृथ्वी के बाहर जीवन को लेकर कितने श्योर थे। और कीमिया की बात करें तो धातुओं के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदलने की ये सोच आज के न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जैसी ही है, जहां वैज्ञानिक पार्टिकल एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करके तत्वों को बदलते हैं। इसके बाद जो जिक्र है वो तो सच में मतलब दिमाग चकरा देने वाला है। छठी किताब ग्रेविटी के रहस्य खोलती है। विमान शास्त्र और एंटी ग्रेविटी
जिससे उड़ने वाली मशीनें बन सकती थीं। बिना पंख वाले विमान। और 7वीं किताब तो कॉस्मोलॉजी पर है, जिसमें सीधे सीधे टाइम ट्रैवल और प्रकाश की गति से यात्रा करने की बात की गई है। 8वीं किताब प्रकाश पर है, जिसमें लाइट को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का जिक्र है, जिसे आज हम लेजर बीम कहेंगे। लेजर या डेथ रे। अब मुझे यहाँ थोड़ा रुकना होगा। मतलब क्या हम सच में प्राचीन लेजर बीम, एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप और टाइम मशीन की बात कर रहे हैं? अगर मैं सुनूं कि 2773 ईसा पूर्व में कोई टाइम ट्रैवल कर रहा था तो रिएक्शन यही होगा कि ये कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट है। हाँ यार, इतिहासकार इन दावों को असल में कैसे देखते हैं, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और हमें इन चीजों को सिर्फ आज के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इतिहासकार तो जाहिर है इसे मिथक ही मानते हैं, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तकनीकी ज्ञान शाब्दिक था या रूपक? शाब्दिक या रूपक, थोड़ा और सिंपल शब्दों में समझाएंगे? मेरा मतलब है कि शायद उनके पास सच में कोई उड़ने वाला विमान या हाथ में पकड़ने वाली लेजर गन ना हो, लेकिन जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब दुनिया आग जलाने और पहिए के इस्तेमाल में अटकी थी, हाँ, तब एंटी ग्रेविटी या समय के ताने बाने को मोड़ने की कल्पना करना, बिल्कुल, इन कॉन्सेप्ट्स की केवल कल्पना कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट है। वे शायद उन चीज़ों का सैद्धांतिक या मैथमेटिकल ढांचा तैयार कर रहे थे जिन्हें सच होने में अभी सदियां लगने वाली थीं। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने हेलीकॉप्टर का डिजाइन सदियों पहले ही बना दिया था। एकदम सही। वैसे ही ये किताबें शायद एडवांस्ड थ्योरेटिकल फिजिक्स का कोई प्राचीन रूप थी। ये नजरिया इस पूरी कहानी को एक बहुत ही अलग रूप देता है। वे शायद कोई मशीन नहीं बल्कि फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की रक्षा कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों के बाद मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। बताइए। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस रहस्य को दुनिया के सामने 19वीं सदी में एक फ्रांसीसी लेखक लुई जैकोलिएट ने रखा, और फिर 1923 में टैलबॉट मुंडी ने द 9 अननोन नाम से एक नॉवल लिखा, जिसने इस कहानी को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। हाँ, और कहा जाता है कि जब भी किसी एक मेंबर की मौत होती है तो एक नया उत्तराधिकारी चुना जाता है। वो लोग एकदम नॉर्मल कपड़ों में हमारे बीच ही रहते हैं, और केवल तब बीच में आते हैं जब मानवता पर कोई अकल्पनीय संकट आता है। वो पर्दे के पीछे से सब बैलेंस करते हैं। पर यहीं पर मेरा वो तार्किक पुशबैक है। मेरा मतलब है, अगर ये 9 लोग इतने ही जीनियस हैं और इतने ही सीक्रेट हैं कि सदियों से किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं, तो भाई हमें ये कैसे पता चला कि उनकी उन 9 किताबों में लिखा क्या है? ये पॉइंट तो है ना? हमें कैसे पता कि किताब नंबर 3 माइक्रोबियोलॉजी है और 8 लेजर के बारे में है? ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर सब कुछ इतना ही अति गुप्त है तो पूरी की पूरी टेबल ऑफ कंटेंट्स बाहर कैसे आ गई? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब इतिहास, मिथक और हमारी लोक कथाओं के आपस में मिक्स होने में छिपा है। वो कैसे? गुप्त ज्ञान की परंपरा बहुत गहरी रही है। हमारी गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सा ज्ञान सिर्फ बोलकर योग्य शिष्यों को दिया जाता था, कभी लिखा नहीं जाता था। हाँ, श्रुति परंपरा। बिल्कुल। और जब कोई चीज बहुत सीक्रेट होती है ना, तो उसके इर्द गिर्द अफवाहें और कहानियां बनने लगती हैं। हो सकता है समय के साथ इस संगठन के कुछ बागी सदस्यों के जरिए थोड़ी बहुत जानकारी लीक हो गई हो। और 1923 में टैलबॉट मुंडी के उपन्यास ने उन सारी बिखरी हुई अफवाहों को एक साथ जोड़कर इस लिस्ट का रूप दे दिया हो। हाँ, ये एक तरह से इतिहास और कल्पना का ही मिश्रण है। एक और बात है, स्रोतों में जो इन अफवाहों को हवा देती है, इसमें जिक्र है कि मॉडर्न युग के कई बड़े वैज्ञानिक जैसे जगदीश चंद्र बोस और विक्रम साराभाई शायद इस संगठन के संपर्क में थे। हाँ, जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित किया था कि पौधों में भी जान होती है, जो उस समय एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल विचार था। उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन पर भी काम किया था। तो अफवाहें कहती हैं कि उन्हें कुछ गुप्त प्राचीन मदद मिली थी। होता क्या है ना, जब हम बोस या साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों को देखते हैं जिन्होंने अपने समय से बहुत आगे का काम किया, तो लोग अक्सर उन अचीवमेंट्स को किसी रहस्यमय ज्ञान से जोड़ने लगते हैं। ये इंसान का नेचर है। बिल्कुल। बोस का विज्ञान और आध्यात्मिकता का जो संगम था वो अद्भुत था। इतिहासकार भले ही इन अफवाहों को खारिज कर दें, लेकिन लोग आज भी इसमें विश्वास करते हैं। ये दिखाता है कि हमारा मन इस आइडिया से कितना गहराई से जुड़ा है। हम बस ये मानना चाहते हैं कि कोई तो है जो बैकग्राउंड में रहकर हमें गाइड कर रहा है और हमें हमारे ही विनाशकारी आविष्कारों से बचा रहा है। सही कहा। तो कुल मिलाकर द 9 अननोन मैन की ये जो कहानी है, वो साइंस, आध्यात्मिकता और इतिहास का ऐसा ताना बाना है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सच है या झूठ, उससे अलग जो सबसे बड़ा मैसेज बाहर आता है वो ये है
कि ज्ञान एक असीम शक्ति है और उसका उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए। ज्ञान एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। बात यह है कि उसे कौन और किस नीयत से कंट्रोल कर रहा है। बिना मोरालिटी के विज्ञान विनाश का सबसे तेज रास्ता है। और यही बात आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एआई, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी हर दिन नई बाउंड्रीज तोड़ रही हैं। जी। एआई आज एल्गोरिदम्स के जरिए हमारे विचारों को बदल सकता है, जो कि एकदम पहली किताब के प्रोपेगेंडा जैसा है। हम लैब में ऐसे वायरस बना सकते हैं जो पूरी दुनिया को रोक दें, जो तीसरी किताब का विषय है। बिना सही गाइडेंस के इन एडवांस तकनीकों का जो डर अशोक को 2000 साल पहले सता रहा था, वो आज सच में पहले से कहीं ज्यादा रियल और खौफनाक है। एकदम। आज जब तकनीक की स्पीड हमारी मोरल समझ से कहीं आगे निकल चुकी है, तो शायद हमें उन 9 अज्ञात पुरुषों वाले विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे रक्षकों के जो ये पक्का कर सके कि हमारी खुद की तरक्की ही हमारा अंत न बन जाए। इसी विचार के साथ ना एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़नी चाहिए। हमने शुरुआत में 9 किताबों की बात की थी, लेकिन एक किताब हमने छोड़ दी थी, 9वीं किताब। हाँ, सबसे रहस्यमयी किताब। स्रोत बहुत साफ तौर पे कहते हैं कि 9वीं किताब समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी पर है, और इसमें सभ्यताओं के उत्थान और पतन की एकदम सटीक भविष्यवाणी करने की ताकत है। इसमें लिखा है कि एक समाज कैसे टूटता है और कैसे खत्म होता है। और ये भी तो कहा गया है कि ये संगठन सिर्फ तभी सामने आता है जब मानवता पर कोई बहुत बड़ा वजूद का संकट मंडरा रहा हो। बिल्कुल। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। एक तरफ क्लाइमेट चेंज का कहर है, दूसरी तरफ एआई का अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ग्लोबल वॉर का खतरा। क्या ये पॉसिबल है कि हम ठीक उसी पतन के दौर से गुजर रहे हों जिसकी भविष्यवाणी उस 9वीं किताब में की गई थी? और अगर वो रहस्यमयी 9 लोग आज भी सच में हमारे बीच कहीं मौजूद हैं, आम कपड़ों में छुपकर सब कुछ देख रहे हैं, तो दुनिया को बचाने के लिए वे अपना अगला कदम कब, कहां और कैसे उठाएंगे? सोचने वाली बात है ना? ये सवाल हमें अपनी सभ्यता की दिशा पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है। शायद वो रक्षक कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपे हैं, बस जागने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी रोमांचक विचार के साथ इस चर्चा की परतें यहीं बंद करते हैं। स्रोतों ने हमें एक बहुत ही अद्भुत सफर पर भेजा, लेकिन सवाल अब भी वही है। अगली बार जब कोई नई तकनीक या साइंटिफिक चमत्कार सामने आए, तो जरा सोचिएगा, क्या यह ज्ञान हमारे लिए तैयार है या हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं?